हेलो बच्चों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में मैं फिर से एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब चालक के जो प्रतिरोध पर कौन कौन से कारक निर्भर करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में उन सभी कारकों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने विद्युत प्रतिरोध के बारे में डिटेल में बताया था, तो विद्युत प्रतिरोध को आप जाकर एक अच्छे तरीके से आप उस वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। देखिए, R इक्वल टू मैंने बताया था V अपॉन I होता है। यहाँ R क्या है? विद्युत प्रतिरोध है। ठीक है। V क्या है? वोल्टेज है, विभव जिसे बोलते हैं, और I क्या है? करंट है। ठीक है। तो क्या होता है एक विद्युत प्रतिरोध? आखिर होता क्या है? मैं ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर मैं नॉर्मली बात करूँगा कि अगर किसी कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस कंडक्टर में क्या होगा? करंट बहेगा। तो इस जो कंडक्टर है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये क्या करेगा? इस करंट के मार्ग में रुकावट, ये जो प्रतिरोध है इस करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इसी को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और डिटेल जानकारी जानने के लिए आप मेरी वीडियो आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। ओम का नियम भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध को यहाँ से भी समझ सकते हो आप। अगर आपको करंट बढ़ गया तो प्रतिरोध डाउन होगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो करंट हमारा डाउन होगा। मतलब अगर प्रतिरोध, देखिए R और V अपॉन I है, करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? डाउन होगा, ठीक है। और यदि करंट को डाउन करोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये नेचर होता है प्रतिरोध का। अब हम बात करेंगे कि प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब चालक का जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर चालक तार के लिए। तो मैंने लिखा हुआ है किसी चालक तार का प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा पदार्थ पर निम्नलिखित प्रकार से निर्भर करता है। हम एक एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको भी बताऊंगा क्या होता है। पहले अब लंबाई तो आप समझती होंगे कि लंबाई क्या होती है चालक तार की, ठीक है। तो पहला जो डिपेंडेंसी है वो है चालक तार की लंबाई पर। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक, ये कंडक्टर है, इतनी लेंथ है इसकी, मैंने इसकी लेंथ ले ली L, ठीक है। तो जो इस तार का, मैंने क्या बताया था, प्रतिरोध होगा इस तार में। तो ये तार का जो प्रतिरोध है वो डायरेक्टली समानुपाती किसके है? लंबाई के समानुपाती है, डायरेक्टली, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आप समझते होंगे। देखो, डायरेक्टली समानुपाती है मतलब अगर तार की लंबाई बढ़ाई आपने, देखिए अगर आपने तार की लेंथ बढ़ाई तो उसका प्रतिरोध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने तार की लंबाई को कम किया तो प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिपेंडेंसी ऑफ समानुपाती, प्रोपोर्शनलिटी की। ये लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लंबाई घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहा हूँ क्योंकि पहला चालक तार की लंबाई है, पहला पॉइंट है, तो इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चालक तार के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अच्छा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या डिपेंडेंसी होती है उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहले तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये एक चालक तार है, ठीक है। तो इसको हम बीच से काटेंगे तो ये जो एरिया होगा, आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया होगा ऊपर वाला, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसे डिपेंडेंट करता है वो देखते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध
उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बार समानुपाती नहीं है। समझो, मैंने चालक तार लिया, ये मैंने चालक तार लिया, मैं थोड़ा जूम बना रहा हूँ बड़ा, ठीक है, ताकि समझ में आए आपको। इसकी लेंथ तो एल हो गई, वो डिपेंडेंसी बता दी, प्रतिरोध आर होगा, ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा इसका, आर होगा, ठीक है। जो एरिया होगा, ये मैंने क्या बताया था, जो ये एरिया वाला ऊपर वाला एरिया लेते हैं, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये कैसे डिपेंडेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a के, इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो क्या होता है, अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, मतलब अगर आपने तार का एरिया बढ़ा दिया, तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ाओगे तो घटेगा, ठीक है, एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट, अगर आपने तार का जो एरिया है वो क्या कर दिया, इस बार हम एरिया को कम कर देंगे, एरिया मैंने कम कर दिया तो प्रतिरोध इस बार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ होती है वायर की, ठीक है, कि आपने एरिया अगर बढ़ाया तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटाया तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंसी, इस वाली इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर मैंने सेकेंड इसको नाम दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड की, चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार लिए जाएं, समझो ये क्या कह रहा है वो समझिए। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई, विभिन्न पदार्थ हैं बट समान लंबाई के हैं और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के हैं, के तार लिए जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। ये डिटेल में समझते हैं थोड़ा, क्या कह रहा है ये। मान लीजिए एक तार मैंने ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये तार बनाया, वायर मेटल का है, ये लेंथ उसकी दे दी एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया ए, ठीक है, रेजिस्टेंस का होगा आर, ठीक है। और एक बार और ले रहा हूँ, एक बार और लेता हूँ मैं, सेम कंडीशन है उसमें कि उस वाले वायर में जो लेंथ होगी वो सेम होगी, ठीक है, एरिया जो है वो सेम होगा। तो बट मैंने क्या किया इस बार, थोड़ा ट्विस्ट देखते हैं। इस बार मैंने क्या किया, इस वायर को मैंने लिया कॉपर का, ठीक है, और इस वायर को लिया मैंने एल्युमिनियम का, ठीक है, ठीक है। कॉपर मतलब तांबे का होता है और एल्युमिनियम मतलब सिल्वर, ठीक है। तो एल्युमिनियम, अब बात करते हैं कि ये दो वायर मैंने अलग अलग मेटल क्यों लिए, ये आपको बताने के लिए कि चालक तार के पदार्थ पर जो प्रतिरोध वो कैसे डिपेंड करता है। मैंने बताया विभिन्न विभिन्न पदार्थ के, मैंने दो पदार्थ लिए, कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है। तो क्या हुआ, लेंथ सेम रखी मैंने, एरिया भी सेम रखा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम अलग अलग होने के कारण इसका प्रतिरोध आर होगा, मतलब आर बर मान लो, इसका प्रतिरोध आर टू होगा। सिंपल सी बात यह है कि इस कंडीशन में R10 इक्वल टू होगा R2, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो मेटल हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो यानी पदार्थ अगर चेंज किया तो प्रतिरोध उनके चेंज होंगे, भले ही उनकी लंबाई एल सेम हो, एरिया सेम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें चालक तार के ताप पर, तो तार का जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने में बढ़ क्यों जाता है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, ताप बढ़ाओगे, देखो मैंने कोई एक वायर लिया, जूम करके बना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये मैंने बैटरी से जोड़ दिया, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये प्लस और नेगेटिव, ये वायर है,
तो इसका मैंने क्या किया, टेम्परेचर मैंने इस वायर का टेम्परेचर मैंने इस समय रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, ठीक है, लेंथ एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बता दे रहा हूँ कितना है, ए मान लेते हैं, एरिया, ठीक है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए मान लिया। तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, परमाणु एटम से मिलकर बना होगा ये मेटल। ये जो मेटल है वो मेटल जो है ये क्या होगा, किससे बना होगा, परमाणु एटम से मिलकर बना होगा। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, समझना, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो परमाणु मेटल उससे एटम से मिलकर बना है तो वो क्या होंगे, उनमें हीट होगी तो वो वाइब्रेट करने लगेंगे, अपनी जगह से हिलने लगेंगे। हिलने से क्या होता है, कोलिजन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उस परमाणु के जो लास्ट ऑर्बिट में जो मेटल वो होगा इलेक्ट्रॉन, वो मूव, वो क्या होगा, थोड़ी सी हीट पाकर वो निकल जाएगा। देखो समझो क्या होगा, मान लो मैं एग्जांपल एक परमाणु बना रहा हूँ फास्ट। देखिए क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण वो है बहुत कम होता है। हम जैसे ही हीट देते हैं इसे, हम जैसे ही इसको क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकलकर इधर उधर जिग-जैग तरीके से घूमने लगता है। तो मेटल जो क्या होता है, कोलिजन बढ़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाता है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक से दूसरे पहुँचने टाइम लगता है, इस वजह से उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझिए थोड़ा सा कि अगर हमने हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो क्या होगा, एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ेगा, एटॉमिक वाइब्रेशन जो होगा मेटल का वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जब एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, ये कॉलिजन होगा, बताया था इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, कॉलिजन होगा, ठीक है, कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी उसका फाइनली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में उसको टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस भी उसका, प्रतिरोध यानी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, फाइनल। तो इस तरीके से टेम्परेचर जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनल मैंने आपको चीज़ें बताई हैं डिटेल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी। तो मैंने आपको दो समीकरण बताए थे, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के दो समीकरण आपको बताए थे। देखिए फर्स्ट बताया था आर बराबर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, समीकरण जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। दूसरा होता है आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ठीक है, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो ए के होता है। ये समीकरण इसको यहाँ पर मान लीजिए सेकंड, ठीक है। तो मैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लूँगा। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट था सेकंड से। तो सेकंड क्या था, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के था समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकंड में क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इन दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के, ठीक है। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है रो, इसी को एल, इस रो ही हमारा है क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो आर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से पहला, ठीक है। दूसरा रो को कैलकुलेट करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई अपॉन में तो इंटू उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ए, ठीक है, बराबर इधर बचेगा रो एल, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो आर ए अपॉन एल, यानी हमें रो भी वहाँ से कैलकुलेशन रो की हमने कर ली है। ये रो हमारा क्या है, हमारा रो क्या है बताइए, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का क्या है, विशिष्ट, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब अगर हम बात करें चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है ये, तो रो का पहले मात्रक कैलकुलेट करेंगे। रो का मात्रक क्या होता है, तो रो का जब मात्रक कैलकुलेट आप करोगे तो देखो रो का फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन आर का मात्रक ओम इनटू एरिया, एरिया को किसमें नापते हैं, मीटर का, क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। और लेंथ को भी हम मीटर में नापते हैं, 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा आंसर, ओम इंटू
मीटर, यानी सिंपल आंसर ओम इंटू मीटर आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये विशिष्ट प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है वो हम बात करेंगे। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या कारक। तो कौन कौन से कारक हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट कारक जो है टेम्परेचर ही है, चालक के तार के ताप पर। ठीक है, पहला किस पर डिपेंड करेगा? वो चालक के किस पर डिपेंड करेगा? चालक के ताप पर। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा समझते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी तार का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस देखो, उधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसी जो रो है वो डायरेक्टली आर के, इधर देखो जो रो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। यानी टेम्परेचर अगर रो रेजिस्टेंस का बढ़ेगा तो रो भी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने क्या बताया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो सिंपल से रेजिस्टिविटी भी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, विशेष प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करेंगे चालक के पदार्थ पर। दूसरा जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो किस पे करती है? चालक के पदार्थ पर, मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने एक जो कंडक्टर लिया वो मैंने कॉपर का लिया, ये कॉपर का है। ठीक है, तांबे का। और एक लिया ब्रास, पीतल का। ठीक है, इसकी लेंथ सेम है, मान लो इसकी लेंथ सेम है और इसकी भी लेंथ सेम है, एरिया मैंने सेम ले लिया। अब ये मत समझना कि और एरिया लेंथ सेम है, एरिया सेम है इन दोनों का, ये चीज़ दिमाग में डालो। और दूसरा है मैंने ले लिया इसको ब्रास का। तो क्या होगा? कॉपर के पदार्थ सेम, मतलब पदार्थ अलग अलग हैं। देखो, कोई कॉपर का ही ब्रास का, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी, इसकी मान लो रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है। तो रो 1 नॉट इक्वल टू होगा रो 2 के, क्योंकि पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है ही इसकी। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है मटेरियल के। समझ में आया? पदार्थ के इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक नोट पॉइंट बताता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए एक मैंने कॉपर का वायर लिया। ठीक है, एक मैंने कॉपर का वायर लिया, समझते हैं थोड़ा सा। इसकी लेंथ L है। ठीक है, और इसका एरिया A है। ठीक है, ये कॉपर का है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ, एरिया को कम कर रहा हूँ, कुछ भी करो, जो रेजिस्टिविटी है वो नॉट इक्वल टू लेंथ और रेजिस्टिविटी नॉट इक्वल टू एरिया। मतलब अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी, लेंथ आपने बढ़ाई तो रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी, एरिया बढ़ाया घटाया, ठीक है, तो भी इसकी रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ये केवल और केवल ओनली कॉपर जो वायर है उस पर डिपेंड करता है। मतलब सिंपल सा है कि कॉपर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, इस वजह से रेजिस्टिविटी उसकी सेम होगी। यानी मैंने बताया कॉपर का इधर देखिए, कॉपर का जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो ब्रास से अलग होगा, इस वजह से इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है। तो इसको आप कितना ही पतला करो, मोटा बनाओ वायर को, उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वायर कॉपर का है। इसलिए मैंने बोला किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ पर डिपेंड करता है। अच्छा, रो रियलिटी रो क्या बताता है? ये बताता है, मैं बता देता हूँ। रो जो है वो रियलिटी में बताता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने की चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन मूव करने की मुश्किलों को बताता है। ठीक है, चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन को मूव करने की मुश्किलों को बताता है। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन को मूव करने की मुश्किलों को बताता है। इलेक्ट्रॉन की मूव को मुश्किलों को बताता है। ठीक है,
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी मुश्किलों से चालक के भीतर मूव कर रहा है, वो उसकी मुश्किलों को बताता है। ठीक है यार, मुश्किलों बोला रुकावट को बताता है, सिंपल सर। ठीक है, तो ये इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है उसकी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने की प्रॉपर्टी बताता है, वो कॉपर का है। और ब्रास में देखो क्या हो, कैसे समझ में आएगा, कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करने की जो मूव होगा वो शायद आसानी से हो जाएगा, ब्रास में कम होगा। तो इनकी जो रेसिस्टिविटी है अलग अलग है। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लो एक ही कॉपर का वायर लिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है, जितने इसमें थे उसमें ही कॉपर स्ट्रेस सेम है तो सेम हुआ। तो उसमें जो मुश्किल है, जो उसको इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जो मुश्किल है वो सेम रहेगी। ठीक है, और इन दोनों वायर में अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है अलग अलग होगा इन दोनों में, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। ठीक है, इसमें आपको अच्छा समझ में आएगा, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। देखिए क्या होता है, एक तार की लंबाई 1 मीटर है और व्यास उसका दिया 0.1 मिलीमीटर तथा प्रतिरोध 10 ओम में। तार की पदार्थ विशेष प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो लेंथ दिया है इसका, कितना दिया लेंथ, 1 मीटर। ठीक है, और व्यास दिया है इसका कितना, कैपिटल डी मान लीजिए, तार का 0.2 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, मिलीमीटर है। और इसका प्रतिरोध जो आर दिया है वो दिया है 10 ओम। ठीक है, अब हम एक चीज़ समझते हैं, जो मिलीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे पहले तो हम। तो पहले तो ये व्यास दिया है, इसको त्रिज्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल आर कितना होगा, व्यास की त्रिज्या कितनी होगी, आधी होगी 0.1 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को चेंज करेंगे हम मीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, किसमें आ जाएगा ये, मीटर में आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम रखेंगे मीटर वाली। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर छोटी वैल्यू हम मीटर में ही रखते हैं न्यूमेरिकल में, जितनी वैल्यू रखी थी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, रो बराबर फॉर्मूला क्या था, RA/L। अब ये तो हमें दिया ही नहीं है, तो उसको लिए मैं बताऊँगा थोड़ा सा। देखो क्या होता है, मान लीजिए कंडक्टर है। ठीक है, तो इसकी लेंथ तो L दी है 1 मीटर, लेकिन इसको क्या नहीं दिया है, एरिया नहीं दिया। तो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, तो एरिया हो जाएगा इसका πr²। क्या हो जाएगा एरिया इसका, πr²। रख दीजिए फॉर्मूले में, रो इक्वल टू आर की वैल्यू अभी रख देंगे, चलो इसमें πr² रखते हैं। ठीक है, अपॉन L। अब वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू 10 है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू r² कितना हो जाएगा 0. r की वैल्यू स्मॉल r जो त्रिज्या है उसकी -3 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे L है तो अपॉन में L आ जाएगा, L बने। ठीक है, रो इक्वल टू 22/7 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 इंटू 3.14 आएगा। और इसको जब स्क्वायर खोलोगे तो 0.1 स्क्वायर है ये, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻3 दूनी पावर गुणा हो जाएगा -6। ठीक है, अब क्या होगा, पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा नीचे, तो हो जाएगा ये 10 इंटू 3.14 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। और 0.1 है ही है यहाँ पे, 10⁻⁻6। इस 10 से ही 10 कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये बचेगा 3.14, ये 1 हो गया, कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो पावर देखिए -6 से तो 1 बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, माइनस की पावर बढ़ेगी, उधर जाएगी तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, रो इक्वल टू आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻7। किस में आ जाएगा ये, ओम इंटू मीटर में, ये मात्रक है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपकी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। ठीक है, बाकी जो जितने न्यूमेरिकल होंगे मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगली वीडियो में मैं एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।